चलता समय ये स्पीड आ गई। तो वेलोसिटी हमेशा कैसी है, वेक्टर है, मतलब कि सदिश है। ये कैसी है, सदिश राशि है। और जो स्पीड है वो कैसी है, अदिश है। इसमें आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। लॉज ऑफ मोशन या गति के नियम ये किन्होंने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने दिए थे। तो कोई वस्तु गति कर रही है या कोई वस्तु कहाँ है, मोशन। कोई वस्तु गति कर रही है या कोई वस्तु मोशन में है, ये हम कैसे तय करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ और अगले पल या अगले 2 मिनट बाद मैं वहाँ उस कॉर्नर पे पहुँच जाऊँ, इसका मतलब है कि मैंने अब गति की है, समय के अनुसार गति की है। या कोई कार हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है और वो 9 बजे खड़ी हुई है और 9:30 बजे वो कहाँ पहुँच गई, बस स्टॉप पे पहुँच गई, तो उसने गति की है। तो हम गति कैसे निर्धारित करेंगे, समय के अनुसार कि इतने समय में कोई वस्तु ने अपने जगह को बदल लिया, तो वो क्या हो गई, गति में हो गई, मोशन में हो गई। तो गति क्या है, किसी वस्तु का समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति का समय के साथ परिवर्तन ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, when an object's position is changed with respect to time, it is known to be in motion। तब हम क्या कहेंगे कि वस्तु क्या है, गति में है, वस्तु गति कर रही है। तो इसी वस्तु के गति करने पे जो है न्यूटन ने 3 नियम बताए थे। हम उन 3 नियमों को पढ़ेंगे। पहला नियम जो है उससे हमें, आप क्या है, फैक्चुअल के हिसाब से भी चीजें करते जाइए। जो मैं बता रही हूँ उनमें जो फैक्ट्स हैं उनको नोट करते जाइए। जैसे पहले नियम से हमेशा निकल के आती है क्या, बल की परिभाषा, या इसको क्या बोलेंगे, फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा जो नियम है उससे क्या निकलता है, फोर्स का, बल की मात्रा, ठीक है, दूसरे से निकलती है। इस तरीके से आप, और पहले में क्या, जड़त्व जरूर आपको याद रखना है, जड़त्व या उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है। और दूसरे में आपको हमेशा याद रखना है कि मोमेंटम यानी कि संवेग आएगा, मोमेंटम यानी कि क्या आएगा, संवेग। ठीक है। तो जो पहला नियम है उसके अनुसार क्या है कि यदि कोई वस्तु, पहले नियम के अनुसार वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ठीक है, चल रही है मतलब गति में है तो गति में रहेगी, ठीक है, गति में। कब तक, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, जब तक बाहरी बल। मतलब क्या निकला कि यदि पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि वो गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि कोई, उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई गाड़ी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, until unless an external force is not applied, मतलब जब तक कि हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे वो चलती ही रहेगी। और दूसरी बात क्या बोली कि यदि कोई स्टैटिक वस्तु है, कोई वस्तु कैसी है, रेस्ट में है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगी। जैसे बस आराम से क्या है, रुकी हुई है। तो until unless यानी कि जब तक कि हम उस पर क्या नहीं लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, बल ना लगाएं, तब तक वो चलना स्टार्ट। कि पहला नियम ये कहता है कि यदि बाहरी बल जब तक ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई ना किया जाए, तब तक जो वस्तु है उसकी वही की वही स्थिति रहती है, वो उसी सेम स्टेट में रहती है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो और चाहे वो मोशन की स्टेट हो। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं, इस गति के पहले नियम से उसको बोलते हैं जड़त्व या इनर्शिया। ठीक है। इसका मतलब
यही है कि भैया ये तो बता दिया कि बाहरी बल कब लगना है, कैसे लगना है। तो इनकी ये जो नेचर होता है, किसका, वस्तु का जो नेचर है, स्वभाव है अपनी स्थिति में रहने का, कि मैं स्थिर हूं तो मैं स्थिर ही रहूंगी और मैं चल रही हूं तो मैं चलती ही रहूंगी, जब तक कि मुझ पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये जो नेचर है, ये जो स्वभाव है, उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। यानी द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द चेंज in its position, तो इसकी स्थिति में बदलाव का ये क्या करता है, विरोध करता है। जो बदलाव का विरोध करता है स्थिति में, उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व मतलब जड़ है, बिल्कुल हिलेगा नहीं, जो करना है वही करेगा। अभी एग्जाम क्रॉस करना है तो एग्जाम ही क्रॉस करना है ना। तो ये जड़त्व है, ये क्या है, इनर्शिया है। दूसरी चीज देख चुके हैं, इसके कुछ उदाहरण देखने वाले थे। तो हम बस में बैठे हुए रहते हैं और बस अचानक से चलना स्टार्ट कर देती है। हम तो क्या है, रेस्ट में, हमारे जो बॉडी है वो क्या चाहती है, रेस्ट में रहना। उसको तो वो गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो हमें क्या होगा, हम अचानक से पीछे रह जाएंगे, पीछे धक्का लगेगा। और यदि चलती हुई बस है तो अब हमारी बॉडी कैसी है, चल रही है, मोशन में है, और अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिए ड्राइवर ने, तो हम कैसे हो जाएंगे, आगे झटका खा जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा क्या हुआ, यदि किसी कपड़े में से, कंबल में से, या किसी जो दरी होती है, कालीन होता है, उसमें यदि छड़ी से उसको पीटा जाए, मतलब उसको ऐसा करके उस पर क्या कर रहे हैं, छड़ी मार रहे हैं, तो तब क्या होता है कि जो धूल के कण हैं वो कैसे हैं, स्टैटिक हैं, वो तो रेस्ट में है, और आपने उसको पीटा तो उसमें से क्या होगा, धूल बाहर गिर जाएगी, क्योंकि कंबल को आपने अब क्या किया, अपनी जगह से हिलाया है। जैसे ही आपने कंबल को हिलाया तो धूल के कण क्या हुए, नीचे गिरने लगे। तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है कि आपने जैसे एक गिलास लिया कांच का, इसके ऊपर क्या रखा, एक कागज रखा और उसके ऊपर एक कॉइन रखा। अब इस कागज को आप सडनली हटा दीजिए तो ये कॉइन कैसा है, ग्लास में गिर जाएगा, क्योंकि कॉइन तो स्टैटिक था। तो आपने हटाया सिर्फ कागज को, अब उसकी पोजीशन में थोड़ी बदलाव आएगा, वो तो अपोज करेगा। तो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, पहले नियम के हैं। और ये जो अपने गति को अपोज कर रहे हैं या अपनी रेस्ट की कंडीशन को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो किसके वजह से, इनर्शिया या जड़त्व की वजह से। तो जब भी जड़त्व के आपसे प्रश्न पूछे जाए, उनमें भी यही आएगा कि चलती हुई बस में अचानक से पीछे धक्का लग जाना, या बस के ऊपर जो हम सामान बांधते हैं वो क्यों बांधते हैं, या सिक्का का जो है ग्लास में गिर जाना, धूल के कणों का, ये सब जड़त्व में, इनर्शिया में, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के पहले नियम, दोनों ही चीज़ों में आएंगे। आप जानिए, गति का दूसरा नियम कहता है कि द रेट चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to force applied। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं P is directly proportional to F is directly proportional to P, और P क्या है आपका, M into V बताते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो संवेग है, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला कोई बल क्या करता है, उस वस्तु के संवेग की दर में परिवर्तन लाता है। उतना ही परिवर्तन लाएगा जितना वो बल लगाया जा रहा है। परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि किसी वस्तु के संवेग में आने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब अब संवेग होता क्या है, संवेग मतलब है मोमेंटम। जैसे ही मैं आपको ये शब्द बता दूंगी, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम गति के नियम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ किस में बात करनी होगी, हमें गति में बात करनी होगी। तो संवेग क्या होता है आपका, m इंटू भी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, P से बताते हैं। संवेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम।
और मास इंटू वेलोसिटी, मास यानी कि द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो वेग तो हम पढ़ ही चुके हैं, इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट होता है। अब कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये परिभाषा आपने देख ली है, अब मैं बताती हूँ। ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपका कार है, बस है, कुछ भी ले लीजिए, ये एक वस्तु है, ये गति कर रही है, ये चल रही है, तो इसका एक मास है, मतलब इसका क्या है, एक द्रव्यमान है। ठीक है, वजन द्रव्यमान है इसका, और अब ये चल रही है, गति कर रही है, तो इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, एक वेग है जिस वेग से ये चल रही है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या है, संवेग है। इसको क्या बोलते हैं हम, संवेग यानी कि मोमेंटम। जैसे कि कोई ट्रक है, तो ट्रक कैसा है, अभी बैक ले रहा है, ट्रक वाला क्या कर रहा है, बैक कर रहा है, और पीछे कौन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, साइकिल लेके खड़ा है। अब ट्रक वाले ने क्या किया, बैक, तो वो बहुत ही कम गति से बैक करेगा, ज्यादा उसकी स्पीड तो होगी नहीं, कितने स्लो करेगा, लेकिन उसका मास कैसा है, बहुत ज्यादा है, मास तो बहुत ज्यादा है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, गति भले ही कम हो, है ना, तो वहां पे संवेग कैसा होगा, ज्यादा ही आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल कि अगर कोई बुलेट है और वो बुलेट का द्रव्यमान कैसा होता है, बहुत कम होता है, राइफल में से निकल रही है बुलेट, अब उसका द्रव्यमान कैसा है, बहुत कम है, लेकिन उसकी गति कैसी है, बहुत ज्यादा है, तो उसका संवेग भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि मास और वेलोसिटी का क्या है। जैसे ट्रक के केस में, अगर यहाँ ट्रक को देखें, ट्रक का वजन समझ लीजिए पूरा मिला के 1000 क्विंटल है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इसकी वेलोसिटी, अभी वो बैक कर रहा है, तो वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी लगा लीजिए, हाँ 2 मीटर पर मिनट लगा लीजिए। और यहाँ पे लीजिए बुलेट को, तो बुलेट का द्रव्यमान कितना है, बहुत ही कम है, समझ लीजिए कि कुछ 50 ग्राम की बुलेट है, और अब लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है आपकी 10 किलोमीटर पर सेकेंड कर दीजिए इसको, है ना, कुछ भी कर दीजिए, तो होता क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए। तो इनका संवेग कैसे निकल रहा है, इन दोनों के गुणनफल से। अब न्यूटन जी ने गति के दूसरे नियम में बोला क्या है, अब उस परिभाषा को देखते हैं। उन्होंने बोला है कि जो संवेग है, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो गुणनफल है, वो किसके समानुपाती है, जो इस पे क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। मतलब किसी वस्तु पे आरोपित बल, किसी वस्तु पे लगने वाला फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, ये किसके समानुपाती होगा, उसके संवेग के। तो बात तो सही है, जितना फोर्स लगेगा भैया वस्तु का संवेग उतना ही तो बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो संवेग कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो यही दूसरी परिभाषा कहती है कि उस वस्तु के संवेग की दर बढ़ेगी आरोपित बल के लगाने के बराबर, या द रेट चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। संवेग भी कैसी क्वांटिटी हुई, तो वेक्टर क्वांटिटी हुई, वेक्टर मतलब सदिश राशि हुई है संवेग। संवेग संरक्षण एक शब्द आता है, संवेग संरक्षण, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अनुसार बात यह है कि जब भी किसी टकराव में या विस्फोट में क्या हो रहा हो, दो वस्तु या तो एक्सीडेंट हो रहा हो, टकरा रही हो, विस्फोट हो रहा हो, तो उनका जो संवेग है, उनका जो मोमेंटम है, टकराने के पहले और टकराने के बाद कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। समझ लीजिए दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु A है, इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, और दूसरी वस्तु क्या है, B है, इसका मास m1 है, m2 है और वेलोसिटी v2 है। तो अभी इनके दोनों संवेग कैसे हैं, अभी तो टकराए नहीं है, तो इनके संवेग को क्या करेंगे, हम इनके मोमेंटम को जोड़ेंगे, है ना। यही तो कहा है परिभाषा में कि उनके टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होगा,
जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो समान रहेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ इसको कि टकराने के पहले और बाद में कुल संवेग समान होगा। संवेग समान होगा। समान होगा को क्या बोल रहे हैं? कंजर्वेशन, मतलब संरक्षित होगा। ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन इज सेम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, दोनों कैसी रहेंगी? आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन भी क्या होंगी? कोलिजन बोलते हैं इसको, टकराव को इंग्लिश में। तो अभी क्या है इनका? टकराने के पहले इनका क्या है? कोलिजन के पहले इनका क्या है? टकराने के पहले दोनों का जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद अब क्या हो रहा है? जैसे दोनों टकराए तो इसका मास कैसा हो गया? जुड़ गया। तो m1 प्लस m2 हो गया, जुड़ गया m1 प्लस m2। और यहाँ क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, मास जुड़ जाएंगे और एक वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। तो ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये था आपका संवेग संरक्षण या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीसरा लॉ कहता है न्यूटन का, तीसरे लॉ के अनुसार है टू एवरी एक्शन। अच्छा, दूसरे लॉ के एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है सेकंड लॉ के? एग्जाम्पल है, पहले तो आप ये देखिए कि जो सेकंड लॉ है उसमें हमने क्या देखा है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब F को अपन क्या लिख सकते हैं? P अपॉन F को बराबर में क्या लिख सकते हैं? माना कि हमने कोई कांस्टेंट ले लिया और P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m v। अच्छा, द रेट चेंज इन T है या पीछे सो द रेट चेंज इन, हमने क्या देखा कि द रेट चेंज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T। ठीक है, तो F को हम जब बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट K ले लेंगे और P को हम क्या लिख सकते हैं? m v अपॉन T। ठीक है, अब v अपॉन T क्या होता है? K, और m क्या है? यहाँ पे मास है तो मास कर दो, और v अपॉन T होता है A, जिसको हम बोलते हैं क्या? त्वरण। ये क्या है? त्वरण। त्वरण का मतलब है वेग की दर में परिवर्तन। ठीक है, मतलब द रेट चेंज इन वेलोसिटी, त्वरण। और ये कैसी राशि है? वेक्टर राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे हम v अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। अब मान लीजिए k की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो f बराबर क्या आ गया? m इंटू a। और यहीं से अगर m की यूनिट देखें तो किलोग्राम है, a की यूनिट देखें तो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन के बराबर, जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया था। तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड लॉ के उदाहरण देखें तो क्या होता है कि जैसे जो एथलीट्स होते हैं जब वो जंप करते हैं ना, तो उनको क्या दी जाती है? रेत का सरफेस दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही रेत का सरफेस मिलेगा, रेत का सरफेस है ना, आप ध्यान रखना इस चीज को, रेत का सरफेस क्या होता है कि हमने क्या देखा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T। तो इनका क्या होगा कि जैसे ही ये रेत के सरफेस में जंप करेंगे ना, तो इनका टाइम कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस कांटेक्ट से, उस स्थान पे गिरने में टाइम कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंपेयर टू जैसे फर्श पे वो सडनली टकरा जाएंगे, और यहाँ पे कैसा है? बढ़ जाएगा। तो जो फोर्स है, अब ये कैसे है? दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, उल्टा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम लगेगा। तो जो फोर्स है वो जमीन उसके ऊपर कैसा करेगी? कम फोर्स लगाएगी और उसको चोट कम लगेगी। तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया, जो क्रिकेटर्स हैं आपके, वो जब कैच लेते हैं तो अपने हाथ कैसे कर लेते हैं? पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो ये टाइम बढ़ा देते हैं।
और होता क्या है कि बॉल ने हमारे ऊपर जो बल लगाया, हमारे हाथ भी उतने ही बल लगाएंगे उसको पकड़ने के लिए, तो वो जो बल है हमारा वो टाइम बढ़ जाने के साथ क्या हो जाएगा, कम लगाना पड़ेगा हमें। तो ये मेन उदाहरण है इसके सेकंड लॉ के। अब आते हैं हम थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ की डेफिनेशन के अनुसार है टू एवरी एक्शन, थर्ड लॉ इज टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction with reaction। इसका मतलब है हर क्रिया के, इसका मतलब है हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये कब की बात हो रही है, बल के समय पे, ये गति के समय पे। और हमेशा आप जैसे ही किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाएगी, तभी तो बैलेंस है। जैसे इस जमीन पे हम चल रहे हैं तो हमने जमीन पे कुछ फोर्स लगाया, जमीन ने भी उतनी ही मात्रा में हमारे ऊपर फोर्स लगाया। अगर जमीन ऐसा फोर्स ना लगाए तो हम क्या है, घसते जाएंगे उसके अंदर। और वो जमीन कौन सा फोर्स लगाती है, अर्थ कौन सा लगाती है, गुरुत्वीय बल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। और यही था थर्ड लॉ। और इसके एग्जाम्पल क्या हुए, इसके एग्जाम्पल से जैसे रॉकेट है ना, एक जो ये रॉकेट है, माना कि ये रॉकेट जैसे ही जमीन से छोड़ा जाता है तो क्या होता है, यहाँ से बहुत फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है, और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसको क्या भेज देता है। जितना इसने लगाया फोर्स, जितनी एनर्जी इसने छोड़ी, उतना ही फोर्स इस पे क्या हुआ, लगा, तो ये फटाक से ऊपर चला गया। ऐसे ही जो नाव होती है, पानी में नाव होती है, तो वो हमें कैसे पीछे धकेलती है जैसे ही उससे उतरने की कोशिश करते हैं, तो एक वो फोर्स भी होता है। तो ये सारे जो ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये आप याद रखिए। अब आते हैं हम मोशन की इक्वेशंस पर, मोशन के समीकरण। 3 समीकरण है मोशन के, इक्वेशन, जिन्हें क्या बोलते हैं, गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के समीकरण दिए गए हैं आपके रिलेशन बताने के लिए। तो सबसे पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसके अनुसार ये गति के 3 समीकरण है, आप एज इट इज याद कर लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि किसी वस्तु की जो ये क्या है, ये उसकी प्रारंभिक या इनिशियल, यू क्या है हमेशा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिसमें वो पहले चल रही थी, प्रारंभिक गति। ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन, या जिसको क्या बोलते हैं, त्वरण, मतलब द रेट चेंज इन वेलोसिटी, वेग में वेग की दर में परिवर्तन आना। ये क्या है, समय, टाइम। और ये क्या है आपकी फाइनल या अंतिम वेलोसिटी, ठीक है। और एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस या दूरी, ठीक है। तो इन्होंने वही बोला है कि यहाँ पे किसी की अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है और उसका क्या है, ए उसका त्वरण है, और टी टाइम में वो त्वरित हो रहा है या टी टाइम में एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ऐसे ही s बराबर, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो और आपको क्या दिया गया हो, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, यहाँ पे सिर्फ टाइम नहीं दिया गया है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। आवेग, या जिसको बोलते हैं इम्पल्स, इसको डिनोट करते हैं जे से। इसका मतलब होता है थोड़े से समय के लिए क्या है होना, बहुत ज्यादा फोर्स लगना, थोड़े से, बिल्कुल बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगना, जो क्या जनरेट कर देता है, झटका जनरेट कर देता है। तो फोर्स कितने, कम समय के लिए, और इस कम समय के लिए मतलब छोटे से टाइम के लिए। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इंटू टी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन सेकेंड। अच्छा, इसका उदाहरण देखें तो जो हमारी कार होती है उसमें एयर बैग्स होते हैं। जब एक्सीडेंट होता है या कार में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, वो टकरा जाती है, तो जो एयर बैग हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो सेकेंड्स में, बहुत ही कम 0.03 सेकेंड में वो क्या है फिर खुल जाते हैं उस
बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कम समय के लिए और उस झटके से वो खुल गए। तो वो ये किसकी एप्लीकेशन है, इसी इम्पल्स के उपयोग करके ही हमने वहाँ पे क्या बनाए हैं, एयर बैग बनाए हैं।